Hello guys, in this lecture we are going to discuss chapter balance of payment of macroeconomics. ठीक है, तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, 2 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर आज का है, उसमें हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे. ठीक है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बताऊँ बैलेंस ऑफ पेमेंट. एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट कह लो, सिस्टम कह लो, कुछ भी कह लो, जिसके हम अंदर हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, अब ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होती है वो कौन कैरीड आउट करता है? वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब कंट्री में रहने वाला बंदा जो नॉर्मल रेजिडेंट है उसकी रिकॉर्डेड होती है, जो रियल वर्ल्ड के साथ होते हैं. मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ एक नॉर्मल रेजिडेंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी कौन रिकॉर्ड करते हैं? हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में. ठीक है, तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर या एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो इट इज़ द समरी ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग अ ईयर. पूरी नेशन की जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुई हैं एक साल के अंदर वो रिकॉर्ड होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में. ये बात समझ आई? आओ मैं पढ़ा दूँ तुम्हें. इट इज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, सिस्टम कह लो, स्टेटमेंट कह लो, which shows systematic records of all economic transactions carried out by normal resident of a country with rest of the world during a given period of time. Thus, it is the summary of all international transactions of a nation during a year. एक साल के अंदर नेशंस की जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब अदर कंट्रीज़ के साथ, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ, वो सब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के फीचर्स देख लेते हैं. एक तो ये फ्लो कंसेप्ट है, हमने कुछ लेक्चर में पढ़ा था कि एक फ़्लो कंसेप्ट होता है, एक स्टॉक कंसेप्ट होता है. तो ये फ़्लो कंसेप्ट है क्योंकि हम एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं. हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं कर रहे, हम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. और ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? एक साल, एक ईयर. ठीक है, तो इसलिए दिस इज़ अ फ़्लो कंसेप्ट. और एक डबल एंट्री सिस्टम है. डबल एंट्री सिस्टम आप सबको पता है, जिसके अंदर 2 ट्रांजेक्शन होती है, एक डेबिट ट्रांजेक्शन, एक क्रेडिट. जिसकी 2 चीज़ें होती हैं, ये उसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम. तो डबल एंट्री में डेबिट आ जाते हैं और क्रेडिट आ जाते हैं. डेबिट साइड में सारे आउटफ्लोज रिकॉर्ड होंगे, सारी पेमेंट जो हम फॉरेन एक्सचेंज में कर रहे हैं, मतलब हम बाहर की कंट्री में जितनी भी पेमेंट कर रहे हैं, जितना भी हमारी आउटफ्लो ट्रांजेक्शन है वो सारी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे. और जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी इनफ्लोज हैं, रिसिप्ट्स हैं, रेवेन्यू आ रहा है फॉरेन से, उसको हमारा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा. डेबिट और क्रेडिट समझ आए? तो ये 2 फीचर्स थे. एक तो ये फ्लो कंसेप्ट है, सेकंड ये डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क करता है. ठीक है, डबल एंट्री में डेबिट साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड आ जाएगी. अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट दिखता कैसे, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आते हैं. तो सबसे पहले ये क्रेडिट साइड है हमारी और ये डेबिट साइड है हमारी. तो हमें पता है डेबिट में सारी पेमेंट्स आती हैं, क्रेडिट में हमारे सारे रिसिप्ट्स आते हैं. बात आई समझ? अकाउंट का स्ट्रक्चर जो बनेगा ऐसे बनेगा, देख लो ध्यान से, इसको नोट कर लेना. सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, एक आएगी डेबिट साइड, एक आएगी क्रेडिट साइड. डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट्स आएंगी, क्रेडिट साइड में सारी रिसिप्ट्स आएंगी, डेबिट साइड में सारी पेमेंट्स आएंगी. इतनी बात समझ आई? पक्का? अच्छे से आओ. रिसिप्ट्स में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करेंगे? हम रिसिप्ट्स में सारे इनफ्लो, सारी जो रेवेन्यू आ रहा है वो रिकॉर्ड करते हैं. तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे हमारे पास पैसा आएगा, क्रेडिट आ गया. एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, जब हम सर्विसेज देंगे तो पैसा आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, कुछ हमारे नेशन ने या नेशन के पीपल ने इन्वेस्टमेंट करी अब्रॉड में, उससे जो इनकम आएगी वो हमारा क्रेडिट में आ जाएगा. यूनिलेटरल रिसिप्ट, सारी यूनिलेटरल रिसिप्ट होती है ओनली वन साइडेड, मतलब एक साइड से पैसा आ रहा है, किसी के रिलेशंस में हमें गिफ्ट्स मिल रहे हैं, कुछ स्कीम्स होती है वो मिल रही है हमें, उससे रेवेन्यू आ रहा है, हमें मिल रहा है, हम कुछ नहीं दे रहे हैं उनको, उसको कहते हैं यूनिलेटरल रिसिप्ट्स. ठीक है, तो ये भी क्रेडिट में आ जाए. और एक आता है कैपिटल रिसिप्ट, जो हमारी कैपिटल एसेट से हमारी रिसिप्ट्स आनी वो होती है कैपिटल रिसिप्ट. सबकी हम डिटेल में बात करेंगे, पहले बस इतना समझ. देखो, अब BOP के 2 अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है. ठीक है, जो इसके मेन कॉम्पोनेंट्स है वो एक करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. तो करंट अकाउंट में ये वाली सारी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होंगी और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट वाली ट्रांजेक्शन. ऐसे ही इसकी ये वाली सारी ट्रांजेक्शन यहाँ तक जो है करंट अकाउंट की और ये वाली सारी कैपिटल अकाउंट की. ठीक है,
बात आई इतनी समझ अच्छे से है। क्रेडिट में कौन सा आएगा, डेबिट में। अब डेबिट की बात करते हैं, इंपोर्ट कर रहे, जब हम कुछ ले रहे हैं अपनी नेशन में तो हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट आ जाएगा। सर्विसेज ले रहे हैं तो पेमेंट करेंगे। हमारी कंट्री में किसी ने इन्वेस्टमेंट करी तो वो हमारे से यहाँ से इनकम लेके जाएगा, ठीक है। और यूनिलेटरल पेमेंट मतलब हम वन साइडेड पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। और कैपिटल पेमेंट की बात करेंगे, मतलब कैपिटल एसेट्स के रिलेटेड जो भी पेमेंट हो रही है वो कैपिटल पेमेंट्स में आएगा। तो ये वाली कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन इंक्लूड होगी, बाकी यहाँ से यहाँ तक वाली सारी करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन इंक्लूड होगी। बीओपी के दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। इतनी बात समझे। बीओपी क्या होता है उसका फ्लो चार्ट समझ आया, मतलब उसका अकाउंट कैसे बनेगा ये समझ आया, कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ आएगी ये समझ आ गया पक्का। आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं कि करंट अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। पीओपी का करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वो वाली ट्रांजेक्शन इंक्लूड होती है जो इनफ्लोज होते हैं, जो आउटफ्लोज होते हैं फॉरेन एक्सचेंज। सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज जो हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोर्ट के हो रहे हैं, इंपोर्ट के हो रहे हैं, गुड्स के हो रहे हैं, सर्विसेज के हो रहे हैं, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स के, वो सारी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं करंट अकाउंट में, ठीक है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट का पार्ट है करंट अकाउंट, जो सारी ट्रांजेक्शन इंक्लूड करता है इनफ्लोज की, आउटफ्लोज की और फॉरेन एक्सचेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स एंड यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। दस इट इंक्लूड्स ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम एंड यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो विजिबल आइटम्स हमारे गुड्स होते हैं, इनविजिबल आइटम्स हमारी सर्विसेज होती है। जो भी इनके रिलेशन में कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो सारे करंट अकाउंट में आता है। जो भी यूनिलेटरल ट्रांसफर से रिलेटेड पेमेंट एंड रिसिप्ट्स हो रही है वो सारी करंट अकाउंट में आती है, ठीक है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट ऑफ विजिबल एंड नॉन विजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। समझ आई बात, अच्छे से समझ आई। आओ करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स देखते हैं। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। यही लिखा है सब कुछ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, जो भी इनकम हमें मिल रही है इन्वेस्टमेंट से, जो भी इनकम उनको मिल रही है हमारी कंट्री से इन्वेस्टमेंट की, वो सारी। और यूनिलेटरल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू अब्रॉड इज़ नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। आओ डिस्कस करते हैं इनको डेप्थ में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। अब गुड्स जो होते हैं उनको कहते हैं विजिबल आइटम्स, ठीक है। इतना बात को ध्यान से याद रखना, विजिबल आइटम्स आर नोन एज गुड्स, ठीक है। तो गुड्स का कुछ भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये वाली ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी बीओपी के। अब क्रेडिट पे साइड पे कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी और डेबिट साइड पे ये हम बात करते हैं। हमें पता है कि क्रेडिट साइड में सारी रिसिप्ट्स आती हैं, तो मतलब हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स का तो हम उसको क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, और हम अगर हम इंपोर्ट्स करेंगे गुड्स का तो हम उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। क्रेडिट साइड रिसिप्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट, डेबिट साइड पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स। इतनी बात समझ आई। सेम केस अप्लाई होगा सर्विसेज में। सर्विसेज को लेकिन हम नॉन विजिबल आइटम्स कहते हैं, इनविजिबल आइटम्स कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है रिलेटेड उसको हम रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट में, ठीक है। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज भी इनको बोला जाता है। तो क्रेडिट साइड पे हमारे सारे इनफ्लोज दिखाएंगे फॉरेन एक्सचेंज के फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, और डेबिट में हम आउटफ्लोज दिखाएंगे फ्रॉम इंपोर्ट्स। इंपोर्ट से जो आउटफ्लो हो रहा है वो हम डेबिट में दिखाएंगे। क्रेडिट पे हम सारे एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज दिखाएंगे। बात आई समझ। अब थर्ड की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट करी है अब्रॉड में, हमारी इनकम आएगी। बाहर के लोगों ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी है तो उनको इनकम मिलेगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें डिफरेंस है, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड और पेड टू अब्रॉड, मतलब एक केस हो सकता है रिसीव करी है अब्रॉड से, एक केस हो सकता है पेड करी है अब्रॉड। अगर हम रिसीव कर रहे हैं अब्रॉड से तो हम उसको क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, और जो हम पेमेंट कर रहे हैं अब्रॉड को वो हम डेबिट साइड में शो करेंगे। इतनी बात समझ आई। और फोर्थ की बात करते हैं यूनिलेटरल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू अब्रॉड, कि यूनिलेटरल कुछ रिसिप्ट्स हो रही हैं, पेमेंट्स हो रही हैं अब्रॉड को, वो करंट अकाउंट में शो होंगी। जो रिसिप्ट्स होंगी वो क्रेडिट साइड में शो होंगी, जो पेमेंट्स होंगी वो डेबिट। यूनिलेटरल रिसिप्ट्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड इट्स क्रेडिट साइड, यूनिलेटरल पेमेंट पेड टू अब्रॉड डेबिट साइड। तो यूनिलेटरल में आता क्या क्या है, गिफ्ट्स, डोनेशन, पर्सनल रेमिटेज एक्सेट्रा, रिसीव्ड और पेड। अब यूनिलेटरल का मतलब तो वन साइड, पहले भी बताया वन साइड, हमें रिटर्न में कुछ नहीं देना, ओनली वन साइड। गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट दे दिया, उससे रिटर्न में कुछ नहीं। डोनेशन दे रहे हैं तो दे दिया, उससे रिटर्न में कुछ नहीं लेना, ठीक है। तो दोज वन साइडेड ट्रांजेक्शन विच इज़ रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस इन रिटर्न, मतलब वो हमें मिलना अगर हम कोई भी सर्विस रिटर्न में उनको नहीं प्रोवाइड करें, तो ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स है विच इज़ रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज इन रिटर्न।
विदाउट प्रोवाइडेड एनी सर्विसेज इन द रिटर्न। समझ आई? ये वाली बात अच्छे से समझ आई। करंट अकाउंट समझ आया क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और कहाँ पर क्रेडिट होगा, कहाँ पर डेबिट होगा, इतना भी आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, ये भी बीओपी का पार्ट है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड करी जाती है ट्रांजैक्शन बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज चेंज इन एसेट। यहाँ पर कौन सा आता है, चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की या नॉर्मल रेजिडेंट की किसी की भी चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हो रहा है, वो हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। किसी के भी एसेट्स में डिफरेंस आ रहा है, किसी की भी लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो दैट इज़ शोन इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। ठीक है, बात ही समझ अच्छे से समझ आई। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी की जो होते हैं उसके भी कंपोनेंट्स है, उसके भी हमारे 2 कंपोनेंट्स हो जाते हैं। फर्स्ट होता है बोरोइंग्स एंड लेंडिंग, सेकंड हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। तो फर्स्ट कंपोनेंट की बात करूँ तो बात है कि बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, कि हमने बोरो करा है अब्रॉड से या हमने अब्रॉड को लेंडिंग करी है टू। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, बोरिंग्स फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। ये हमारी कंट्री के प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर ने बाहर की कंट्री से कुछ बोरिंग्स करी है, तो सारी रिसिप्ट्स ऑफ बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रीपेमेंट ऑफ लोन की, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आ गई, बोरिंग्स आ गई, रीपेमेंट ऑफ लोन आ गया, फॉरनर्स के आर रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल, मतलब जो भी हम बोरो कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में शो होता है। लेकिन जब हम लेंड करते हैं, कुछ दे रहे हैं, मतलब पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल पेमेंट्स ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड, रीपेमेंट ऑफ लोन टू फॉरनर्स, ऑल आर रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। इतनी अच्छे से बात समझे कि बोरोइंग्स और लेंडिंग्स में कौन सा क्रेडिट पे आएगा और कौन सा डेबिट पे आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट या तो अब्रॉड में कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट हमारे में वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले 2 टाइप्स की होंगी। इधर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होगी डायरेक्ट, सेकंड इन्वेस्टमेंट होगी पोर्टफोलियो। ठीक है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन दिस इन्वेस्टमेंट परचेजर गेट्स द ओनरशिप एज वेल एज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट, मतलब कि इस इन्वेस्टमेंट में जो परचेज कर रहा है उसको ओनरशिप तो मिलेगी एसेट की, और साथ ही साथ उसको कंट्रोल भी मिलेगा एसेट का, मतलब एसेट भी उसके पास चला जाएगा, एसेट का फुल कंट्रोल जो है ओनर के पास चल जाएगा, उसको कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे परचेज़ कर लिया ऑफिस इन अब्रॉड, अब्रॉड में हमने एक ऑफिस को परचेज़ करा है। ठीक है, वो हमारा ऑफिस भी हमारा, फुल कंट्रोल उस पर जगह का हमारा है, जगह का कंट्रोल हमारे पास है, और साथ में ओनरशिप भी हमारे पास। तो ये वाली चीज़ जो है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में शो होती है। ठीक है, सॉरी, मैं सेकंड बात करती हूँ कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ओनरशिप आती है, कोई कंट्रोल नहीं आता। लाइक शेयर्स की सिर्फ हमारे पास क्या आएगी, ओनरशिप आएगी, हम और कुछ उस पर कंट्रोल नहीं होता। तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन कंट्री जो है हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ ओनरशिप आती है, कंट्रोल नहीं आता। तो क्रेडिट साइड पे हम इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दिखाएंगे कि हमारे पास कितना आ रहा है, और डेबिट पे हम आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दिखाएंगे। समझ आई ये वाली बात? तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड बाय द फॉरेनर्स इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंट्री, रियल एस्टेट इन इंडिया एक्सेट्रा कॉज इन्फ्लोज। तो जो भी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो शेयर्स खरीद के कर रहे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में कर रहे हैं, तो ये सारी जो है इन्फ्लोज हैं, और इन्फ्लोज हमें पता है क्रेडिट पे शो होती है। ठीक है, और अगर हम उनकी कंट्री में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनकी कंट्री में कुछ दिखा रहे हैं, तो वो सारे आउटफ्लोज हैं, वो हमारी कहाँ पर होगा, डेबिट साइड में होगा सारे आउटफ्लो, अगर इंडियंस जो है फॉरेन में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इतनी बात समझिए। तो ये कैपिटल अकाउंट का हमारा था कि कैपिटल अकाउंट में हमारा कैसे रहेगा। ठीक है, तो इसकी ये समझ आई बात। ठीक है, अब हमारा कैपिटल अकाउंट के हमने 2 वो पढ़ ली कि 2 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट मैंने पढ़ा है बोरिंग्स एंड लेंडिंग, दूसरा था इन्वेस्टमेंट। एक थर्ड लास्ट कंपोनेंट है इसका कैपिटल का, दैट इज़ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो भी चेंज आएगा, दैट इज़ फाइनेंशियल एसेट्स में जो भी चेंज आएगा, वो भी हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज़ अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। ये किसके पास होता है? सेंट्रल बैंक। कोई भी चेंज आता है इसके अंदर फाइनेंसिंग टर्म्स में, आइटम्स में, इंडियन बीपीओ में, इंडियन बीओपी में, एनी विड्रॉल हो रहा है रिजर्व्स का, वो सारा क्रेडिट पे, और एनी डिपॉजिट्स हो रहे हैं वो सारे डेबिट पे शो होते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज़ अ फाइनेंशियल एसेट दैट इज़ विद सेंट्रल बैंक। तो इसमें कोई भी चेंज आ रहा है दैट ऑल्सो शोन इन द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो
क्रेडिट साइड पे सारे के सारे विड्रॉल्स जो हम कर रहे हैं इस अकाउंट से वो शो होगा। अगर हम इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डिपॉजिट करा रहे हैं दैट विल बी शोन इन डेबिट साइड। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ आई। आधा चैप्टर आपको ख़त्म हो चुका है। छोटा सा पार्ट जो है ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिव इनकम का, ठीक है, और कुछ डिफरेंसेस का, ये हम बात जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। इतने को अच्छे से समझना, अच्छे से देखना क्या पढ़ा है और नोट्स बनाना और उसको बार बार रिकैप करना वीडियो देख के, ठीक है। उससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि आधी चीज़ें यहाँ लिखी नहीं हो लेकिन समझाई गई है। तो आप उन चीज़ों को भी लिखना और उनको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ you like the video, do like, share and comment, and don't forget to subscribe to the channel because for further updates. Okay, so thank you for watching the video.